बना लिया? अच्छा जी, प्रेजेंटेशन पेज 464 से 468। अब जल्दी जल्दी इसकी एंट्रीज बताएं। पेज 464 से कैश आया 100 रुपया, गुड्स डिलीवर हुई है 31 जनवरी को, तो सिंपल कैश आने की एंट्री, कैश डेबिट 1 जनवरी को 100 और सेल क्रेडिट 31 जनवरी को 100, ये सिंगल एंट्री हो गई। और कैश पहले आ गया, डिलीवरी बाद में हुई, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आ गई। नेक्स्ट, गुड्स 120 की बेची हैं 1 जनवरी को, ऑन विच एंटिटी हैज अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, और कैश इज रिसीव्ड ऑन, तो गुड्स सोल्ड कब हुई? 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को सेल बुक होगी। ऑन विच डेट एंटिटी हैज अनकंडीशनल राइट टू रिसीव पेमेंट, डेटर डेबिट होगा, और 31 को पैसे आ गए, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। गुड्स बेची हैं 1 जनवरी को, तो सेल कब क्रेडिट होगी? 1 जनवरी को। राइट टू रिसीव मनी विल बी एस्टेब्लिश्ड ऑन 10 जनवरी आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, तो फिर 1 जनवरी को राइट एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो 1 जनवरी को दिल की आवाज, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट अब नहीं भी डेबिट करेंगे, सेल जब क्रेडिट कर देंगे 1 जनवरी को और डेटर डेबिट कर देंगे 10 जनवरी को, तो इतने से के तो मार्क्स मिल जाएंगे ना। और इन द एंड कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, तो इस दिन दिल की आवाज थी और इस दिन डेटर से पैसे मांग सकते हैं। ये एक मजे का सिनेरियो था, कैंसिलेबल और नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला। राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 मार्च एट टाइम ऑफ मेकिंग आ, राइट एस्टेब्लिश हो गया 1 मार्च को, गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन, कैश इज रिसीव्ड ऑन 18 मार्च। अब नो कैश नो डिलीवरी और अनकंडीशनल राइट हमारा एस्टेब्लिश हो गया। देखें इधर, मैं 1 मार्च को खड़ा हूं, अभी कैश नहीं आया, 1 मार्च को खड़ा हूं, अभी डिलीवरी नहीं हुई, बट नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है और राइट एस्टेब्लिश हो गया। अब क्या करें? ना पैसे आए ना डिलीवरी हुई, लेकिन पैसे लेने का हक आ गया और कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन कैंसिलेबल। तो फॉलोइंग एंट्री ऑन एस्टेब्लिशिंग अनकंडीशनल राइट, रिसीवेबल डेबिट, जब फिर डिलीवरी होगी तो सिंगल एंट्री करें, सेल बुक हो जाएगी, लायबिलिटी खत्म। और जब पैसे आएंगे कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता? कैंसिलेबल होता, तो क्या करते? इस दिन कोई एंट्री नहीं, जब इस दिन कोई एंट्री नहीं तो फिर चीजें बेचने की एंट्री, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और पैसे आने की कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अच्छा, रिसीवेबल अब क्या होता है? इट इज एन टू रिसीव मनी is presented separately as a right to consideration unconditional only if passage of time is required। सिर्फ आप इंतजार कर रहे हो, ना कि आपने कोई कंडीशन पूरी करनी हो। ये रिसीवेबल की डेफिनेशन है। अगले पेज पे आए, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। A seller might transfer goods or services to a before customer pays consideration, पैसे ना दे, या फिर पेमेंट इज ड्यू यानी अनकंडीशनल राइट भी ना बना, ना पैसे आए ना पैसे लेने का राइट बना। कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज अ सेलर राइट टू मनी इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और डेट इट हैज ट्रांसफर्ड, चीजें बेच दी हैं उसने, बट द राइट टू रिसीव मनी इज कंडीशनल ऑन समथिंग। पैसेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए, वो वक्त गुजरना नहीं होना चाहिए। समथिंग, कोई भी चीज हो, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो, किसी दूसरी चीज की डिलीवरी हो, कोई और चीज हो। ओके, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 2 दफा आई थी, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, 2 दफा आई थी। ये देखें, जब आपको पैसे आ जाए, पहले कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, या नो कैश नो डिलीवरी बट
और कॉन्ट्रैक्ट इज, तो भी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आई थी। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी दो दफा आती है। नंबर 1, आपके पास पैसे आ जाएं चीजें डिलीवर, या पैसे आने का हक बन जाए और चीजें डिलीवर। अ कॉन्ट्रैक्ट माइट रिक्वायर पेमेंट इन एडवांस, इधर देखें, अ कॉन्ट्रैक्ट माइट रिक्वायर or allow seller a right to receive money that is receivable, or it is a right to receive money before it transfer a good or a, it is a right to receive money before it transfer goods। ऊपर देखें, either payment is received in advance, it is also called as contract liability, or it is a right to receive money before delivery। डिलीवरी नहीं हुई और right to receive money establish हो गया। वो नीचे एक लाइन में लिखा हुआ है, ये वाली लाइन तो चलें कर लें। IFRS 15 अलाउ करता है कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कह सकते हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कह सकते हैं। तो ये कोई MCQs के एतबार से डिस्कशन थी जो कि हो सकती थी आपके लिए। अच्छा, आखिरी बात जी, फिर इसके बाद छुट्टी करते हैं IFRS 15 की। IFRS 15 आगे फिर वो ना कोई सवाल नहीं है सच, हल्की फुल्की सी एक 2 3 मिनट की डिस्कशन हैं, तो वो आप फ्रेश होके आइएगा, वो इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, अब मोहतरम जी, मोहतरम भाई आप तो लेट आए हो, आप क्यों बोल रहे हो? अच्छा जी, कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन क्या थी? वेरिएबल कंसिडरेशन, बोनस, कमीशन और चीजें, डेट वाज अ वेरी, पेज 441 निकालें। अच्छा जी, देयर कैन बी नंबर ऑफ एग्जांपल्स। कहाँ लिखा हुआ है? हैं? खुद ही लिखा हुआ है उसने। अच्छा मोहतरम, 441 नहीं नहीं, ये सारा आप लोगों ने किया हुआ है, बस एक वो थ्योरी की हद तक बताना था। 441 अच्छा जी, बल्ब आपने सेल किए 500, वापस आने का चांस है 20, 100 ज़्यादा हो जाएंगे, तो सेल कितनों की बुक की थी हमने? 480। एन एंटिटी शेल इंक्लूड इन ट्रांजैक्शन प्राइस वेरिएबल कंसिडरेशन। अच्छा, ये सारी ही वेरिएबल है, 500 के 500 भी वापस आ सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, आप रेवेन्यू बुक कर दें 480 का। एन एंटिटी शेल इंक्लूड इन ट्रांजैक्शन प्राइस सम और ऑल, मैंने सम डाला है या ऑल डाल दिया रेवेन्यू में? An entity will include in transaction price sum of the amount of variable consideration estimated
लेकिन सिर्फ उस हद तक जहां तक आपको हाई चांस हो डेटा रिवर्सल इन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्डेड विल नॉट अकर। कब आपने 480 को डालना है रेवेन्यू में? जब आपको चांस हो कि रिवर्सल रेवेन्यू में रिकॉर्ड बाद में नहीं करनी पड़ेगी, when the uncertainty associated is subsequently resolved। अनसर्टेनिटी कब रिजॉल्व होनी है? जब महीना गुजरना है, महीने के बाद उसने आके बल्ब वापस कर देने हैं। आप आज खड़े होकर अंदाजा लगाएं फ्यूचर में सिग्निफिकेंट रिवर्सल आएगी नहीं आएगी? हमने कहा हां फ्यूचर में रिवर्सल आएगी रेवेन्यू की। कितनी आएगी? 20। रिकॉर्ड ही ना करो फिर रेवेन्यू, रिकॉर्ड ही ना करो। तो किस हद तक वेरिएबल कंसिडरेशन रिकॉर्ड करने की इजाजत है? एक्सेलेंट, क्या फिक्रा बोला है? जहां तक हमें चांस हो के वो रिवर्स नहीं करना। तो जहां तक हमें चांस और रिवर्स नहीं करना वहां तक रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। उर्दू में लिखें, उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करें जहां तक हमें चांस हो के रिवर्स नहीं करना। उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करें जहां तक हमें चांस हो कि रिवर्स नहीं करना। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, बस अंग्रेजी की मार है। एक एंटिटी इंक्लूड करे ट्रांजैक्शन प्राइस में सम कुछ अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। अच्छा ये सारी वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, पता नहीं 500 है, 499 है, 480 है, 470 है, क्या है। एन एंटिटी शेल इंक्लूड इन टीपी, टीपी में डाल दें सम ऑफ द वेरिएबल कंसिडरेशन। सारी या सम ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन एस्टिमेटेड। लेकिन कितनी? फिर भी यार कितनी रेवेन्यू में डालूं? बोलो फिर भी कितनी? ओनली कितनी रेवेन्यू में डालूं? अंग्रेजी की मार। ओनली टू द एक्सटेंट दैट इज हाई चांस डेटा रिवर्सल इन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्डेड विल, ये रिवर्सल नहीं होगी बाद में, बस इतनी रेवेन्यू में डाल दूं जितनी की उम्मीद हो के बाद में रिवर्सल नहीं होगी। When the uncertainty associated will be resolved। अनसर्टेनिटी कब रिजॉल्व होगी? अच्छा इसी तरह हमने बोनस को डाला था कभी, या पेनल्टी को डाला था, तो बोनस या बोनस मुझे मिलना है, मैं कब डाल दूं बोनस? उर्दू में बोले, मैं कब डाल दूं बोनस अपनी प्राइस में? आपने कहा सर आप लोगों को हम 20,000 रुपया फीस देते हैं और इसके साथ 5,000 रुपया बोनस दे देंगे अगर आप लोगों ने जो है वो सिलेबस 2 महीने पहले खत्म कर दिया। अभी तो 20 दिन पहले नहीं खत्म हो रहा, अगर आप लोगों ने 2 महीने पहले सिलेबस खत्म कर दिया हम आपको 5,000 रुपया और दे देंगे। अब सेलर अपने हालात सामने रख के सोचे, सेलर कहे कि नहीं हमने तो सिलेबस टाइम पे आज तक खत्म नहीं किया, तो 20,000 ही हम रेवेन्यू को पहले दिन से सामने रखें। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सिग्निफिकेंट रिवर्सल हो जानी है बाद में, हमें पता है कि सिग्निफिकेंट। आ कॉलेज शेल इंक्लूड इन ट्रांजैक्शन प्राइस 5,000 का रेवेन्यू ओनली इफ इट इज हाई चांस दैट रिवर्सल विल नॉट अकर, और अगर इफ देयर इज अ चांस दैट रिवर्सल विल अकर द कॉलेज शेल, मुझे लग रहा है नॉट में लिखूं और इस तरह करूं। अब जरा फिक्रा मेरा बन जाएगा 5,000 वाला। अब 5,000 का रेवेन्यू मैं सोच रहा हूं बुक ना करूं। अब सोचें, अ एंटिटी शेल नॉट इंक्लूड इन ट्रांजैक्शन, मेरी वाली मिसाल देखें ना, सिलेबस नहीं खत्म होता टाइम पे। तो एन एंटिटी शेल नॉट इंक्लूड इन रेवेन्यू 5,000 रुपए का बोनस because it is highly probable that reversal in revenue will occur, क्योंकि हाई चांस है कि रिवर्सल इन रेवेन्यू अकर हो जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड ने सिर्फ एक एतबार से बात की है ऑब्वियसली कि आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो, सिर्फ किस हद तक?
जब तक कि आपको क्या होने की उम्मीद ना हो, रिवर्स के बारे में उम्मीद हो कि रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो ये बात हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, बस ऐसी वो लिखी हुई थी इधर। अच्छा, कॉन्स्ट्रेन का डिक्शनरी मतलब बता दें। कॉन्स्ट्रेन एग्जैक्ट उर्दू में कॉन्स्ट्रेन रुकावट, रुकावट, रुकावट होती है ना, वेरिएबल कंसिडरेशन में रुकावटें आ जाती हैं। ओके, अच्छा, छोड़ दे बबलू जान हमारी, क्या रह गया पीछे? हाँ, कुछ भी नहीं रह गया। ये कुछ बच्चे सवाल पूछा करते थे, ये पास पेपर के ना थ्योरी के सवाल हैं। क्वेश्चन 3 का सी, 4 का ए, 6 का ए, 9 का सी। अभी खोल के आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने बताया सारी चीज़ें ना 2-2, 3-3 मिनट की हैं, कोई ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं आप पीछे बच गई, कुछ लंबे लंबे सवाल नहीं हमने करने। तो ये जो सवाल हैं अभी ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये पेज 480 के ऊपर कुछ बच्चे अक्सर सवाल पूछते थे कि IFRS 15 का सवाल करते हुए पेपर के अंदर हमें किन चीज़ों को सामने रखना है। तो भाई IFRS 15 का सवाल सामने करते हुए वही चीज़ें हैं जो 5 स्टेप्स हैं, उनको आपने सामने रखना है। तो पेज नंबर 480, डज द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, टाइम बिटवीन रिसीट ऑफ कैश एंड डिलीवरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लेस देन 1 ईयर तो डिस्काउंटिंग के चक्कर नहीं होगा, और अगर 1 ईयर से ज़्यादा है तो फिर डिस्काउंटिंग का चक्कर होगा। हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर देयर, आर पी ओ सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। यानी हर सवाल सामने रख के ना ये सवाल उससे पूछा करें। आर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस आर अवेलेबल फॉर ईच पी ओ, इफ नॉट गिवन। वो जो अभी प्रिंटर वाला सवाल था, एक मेंटेनेंस और मालिश वाली की प्राइस अवेलेबल नहीं थी, वो मैंने मिसाल दी थी। इफ़ नॉट गिवन तो फिर 3 अप्रोचेज अवेलेबल हैं, उनसे आपको निकालनी पड़ेगी। विच फिगर्स इन क्वेश्चन आर गिवन एज टोटल और विच फिगर्स आर पर यूनिट। ये बहुत बड़ा फड्डा होता है, इन विच फिगर्स आर पर मंथ। तो यहाँ से बहुत बड़ी गलतियाँ लोग करते हैं, फिगर नहीं समझ पाते कि या टोटल हैं या पर यूनिट गिवन है। तो ये ज़रा ध्यान से देखना है आप लोगों ने। नंबर ऑफ इवेंट्स, डेट देखें, कैश कब आया, ईजी मार्क्स मिल जाएंगे। डिलीवरी की डेट्स देखें, इजी मार्क्स मिल जाएंगे। ये कैश और रेवेन्यू की इंशाल्लाह एंट्री आपकी गलत नहीं होगी। कैश किस दिन बुक करना है, रेवेन्यू किस दिन बुक करना है। फिर बाकी अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी भी बहुत से सवालों में बड़ा वाज़े अवेलेबल होता है। कई इक्का दुक्का सवाल हमने देखे हैं जिनमें फड्डा आता है, और वो भी ऑलमोस्ट ना इसी टाइप के सवाल होंगे। ये जो मोबाइल वाला सवाल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट वाला, और एक चीज़ बेच दी है दूसरी के ऊपर डिपेंडेंसी है, या फिर वो जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के सवाल हैं उसमें अक्सर प्रोग्रेस पेमेंट्स सारी होती हैं। तो प्रोग्रेस पेमेंट्स का एक लफ्ज़ आ जाएगा ना, तो वो भी एक इंडिकेशन होगा। तो इसी टाइप के सवाल होंगे। वरना नॉर्मल सवाल प्रिंटर की सेल वाला था तो वो रिसीवेबल ही था, क्योंकि कोई कंडीशन लिखी नहीं हुई थी 28 फरवरी के लिए। और रीड रिक्वायरमेंट केयरफुली, या ऑब्वियसली कभी रेवेन्यू निकाल लेगा। पास पेपर का क्वेश्चन 10 था, उसमें से रेवेन्यू मांगा हुआ था। वो याद नहीं, मोबाइल वाला अजीब सा खच सवाल था, पता नहीं क्या मिनट और 12,000 और 10,000 कोवैक्सियन दही बना दी थी पूरी। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन मांग लेता है कुछ सवालों में, और कभी जनरल एंट्रीज मांग लेता है, और कभी रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांग लेते हैं। आखिरी चीज़ क्या लिखी हुई है, पास पेपर के सवाल। पेज नंबर कौन सा होगा? अच्छा, इसके लिए क्या करना ज़रूरी होगा? पास पेपर के सवाल, इसके लिए नहीं, इसके लिए आपको सबसे पहले घर में जाके क्या करना पड़ेगा, किताब का वॉल्यूम 1 खोलना पड़ेगा। वॉल्यूम 1 में स्टैंडर्ड के पैरास दिए हुए हैं, उन पैरास को हाईलाइट करना पड़ेगा। हाईलाइट करने के बाद फिर ये सवाल आपको समझ आएंगे कि लिखने कहाँ से हैं। लेकिन अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल कौन सा मैंने लिखा हुआ है? क्वेश्चन 3 पढ़ें ज़रा, समझ आ रहे हैं? पेज नंबर, हाँ जी, क्या सवाल है जी? एन एंटिटी शेल रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाय ट्रांसफरिंग अ प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विस टू अ कस्टमर। एन एसेट इज ट्रांसफर्ड, एक एसेट समझा जाएगा ट्रांसफर हो गया है, व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स द कंट्रोल ऑफ एसेट। लिस्ट द डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के इंडिकेटर्स बताएं, कब इंडिकेटर्स कब समझा जाएगा? आपको क्या लग रहा है, एट अ पॉइंट इन टाइम की डिस्कशन करना चाह रहे हैं या पॉइंट ओवर टाइम की? अच्छा, जरा कंट्रोल का लफ्ज ढूंढें इधर हमारी डिस्कशन में। अच्छा, ये सवाल ना
मैं आपको एक मज़े की बात भी बता दूं, ये सवाल पिछले 3-4 सालों से नहीं आ रहे थ्योरी के। क्यों नहीं आ रहे? कि ये थ्योरी के सवाल तब आते थे जब ये टॉपिक FAR 1 में था, और FAR 1 में फिर स्टैंडर्ड लेके जाने की इजाज़त नहीं होती थी, तो तंग करने के लिए थ्योरी के सवाल डालता था। तो ये जब से FAR 2 में आया है, एक सवाल भी थ्योरी का नहीं आया। तो ये सारे सवाल आपको बहुत पुराने पास्ट पेपर्स के मिलेंगे, आजकल ये सवाल नहीं आ रहे। कौन सा पेज है जी? कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है। कंट्रोल ट्रांसफ़र होने के हमने कुछ इंडिकेटर्स बताए थे आपको, पेज नंबर 453। ये लफ्ज़ पढ़ाया था, इन एडिशन एंटिटी शेल कंसिडर इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल विच इंक्लूड्स, ये पैरा 38 है। एंटिटी हैज प्रेजेंट राइट ऑफ पेमेंट, कस्टमर हैज लीगल टाइटल, कस्टमर। लेकिन ये आप थ्योरी का सवाल मेरा नहीं कल आएगा, आप तो स्टैंडर्ड आपके पास है, उसमें क्या थ्योरी पूछ के चार डालना है इसका, स्ट्रेट अवे थ्योरी का सवाल नहीं आएगा। ये लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड में, पैरा 38। ये तभी है जब वॉल्यूम 1 में जाके आप स्टैंडर्ड के पैरास हाईलाइट कर लो। अगला सवाल 4A, डिफाइन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये कहां से मिलेगा? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड को भी अपेंडिक्स होती है। लिस्ट 6 एग्जांपल्स ऑफ प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैंने आपको इसी के बीच में दिखाया था कि प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज की पैरा 26। यार खीर होगी है, मैं तुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा था। नहीं आप अच्छे बच्चे हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। पैरा 26 मिलना कोई नहीं आज, पेज नंबर आपने नहीं बताना। प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज, ये बड़ा खीर है यार। प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स भी गुड्स हैं, इन्वेंट्री भी गुड है, एग्रीड अपॉन टास्क किसी को कर देना, ये भी गुड्स और सर्विसेज हैं। अगला सवाल कौन से? नहीं 5 का ही नहीं है, 5 का आसान था। 5 स्टेप्स क्या हैं IFRS 15 के मेन। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द क्राइटेरिया डेट मस्ट, ये तो याद आ जाएगा आपको, मेट टू अकाउंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? पहली क्लास याद है, 5 बातें पहली दूसरी क्लास में। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? पार्टीज अप्रूव कर दें, आइडेंटिफाई ईच पार्टीज टर्म्स एंड राइट्स। ये सारी चीज़ें आपकी कैसे स्ट्रांग हो सकती हैं? वो जो IFRS 15 की समरी दी हुई है एक बना के, उसके जरिए चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। और आखिरी सवाल कौन से? 9C, नेचर। हाँ जी, वो 2 पॉइंट्स में लिखे हैं। नेचर, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन प्रॉमिस बाय कस्टमर अफेक्ट द एस्टीमेट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। डिफाइंड ट्रांजैक्शन प्राइस, ये अपेंडिक्स से पता चलेगा। लिस्ट डाउन द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस अफेक्ट होने के सरकमस्टांसेस, मेरे भाई इसके लिए ना टॉपिक की थ्योरी पढ़ी होना, एक दफ़ा नज़र मारना ज़रूरी है, सिर्फ उस हद तक जिस हद तक क्लास में करवाई भी है। तो ये देखें, ये था जी ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करना, ये ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन थी, और फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग ट्रांजैक्शन प्राइस। ये कुछ थ्योरी के सवाल थे। लास्ट टाइम कब सवाल आया? पेज 437, 2020 में सवाल आया, यानी 3 साल से सवाल नहीं आया अभी तक थ्योरी का। चलें जी, ओवर करते हैं अब नमाज की ब्रेक। लेकिन पहले मैं आपको ना सिर्फ हल्का सा बता दूं, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 2-3 मिनट 5-7 मिनट 3-4 मिनट 1 मिनट। IS 28, इस पर शायद 15-20 मिनट लग जाए। IS 37 के कुछ पास पेपर के सवाल हैं, ये एंड पे कर लेंगे फ्रेश होके। IFRS 9 का भी खास नहीं है। फाइनल अकाउंट का ये सवाल एंड पे मैंने डिस्कस करना है। एक बच्चे ने कहा था फाइनल अकाउंट का कोई एक और सवाल भी करा दें, ये एंड पे आपने बैठना हुआ अटेंड कर लीजिएगा, ना बैठना हुआ ना कीजिएगा। तो कोई इतना लंबा काम नहीं है, मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे की बात है। तो 1:50 पर आ जाए, बंद कर दो।